हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राज सोनी आप सबका रोजगार के राज चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम न्यू टॉपिक पे आज बात करेंगे साइंस के टॉपिक 9th क्लास का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा जो चैप्टर है वो इकाई फर्स्ट में द्रव्य यौन व्यवहार नाम का एक इकाई है और उसके अंतर्गत फर्स्ट अध्याय यानी फर्स्ट लेसन जो है हमारा वो हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं कि ये पदार्थ हमारे होते क्या हैं। पदार्थ तो इकाई फर्स्ट का द्रव्य यौन व्यवहार नाम का चैप्टर है हमारा, मतलब इकाई है और उसमें जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ है। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ सबसे पहले नंबर पे इसकी हम इंग्लिश जान लेते हैं। पदार्थ यानी हम इसको मैटर कहते हैं। पदार्थ के इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। और पदार्थ क्या होता है हमारा, जैसे कि वायु में हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर उसके बाद में N2 नाइट्रोजन etc। ये हमारे हो गए कौन से, वायु हो गया। और हाइड्रोजन, इसी ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब जितने भी वायु हैं हमारे वो हो गए। फिर उसके बाद में कोयला हो गया हमारा, कोयला। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो गया, लोहा यूं, प्लास्टिक, लोहा और प्लास्टिक, ये जितने भी हमारे धातु हैं जैसे लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, फिर उसके बाद में बर्फ हो गया, एल्कोहल हो गया, द्रव की बात की जाए तो एल्कोहल हो गया, पानी हो गया, ये सब हमारे जो हैं ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके, मैटर के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी हम सब यूज करते हैं डेली के, जैसे कि पढ़ने के लिए हम कुर्सी और मेज का यूज करते हैं, खाना खाने के लिए हम खाने की यूज करते हैं, पानी पीने के लिए पानी का यूज करते हैं, और फिर हम जितने भी अपने आस पड़ोस के जितने भी वस्तुओं को हम देखते हैं वो सब हमारे पदार्थ होते हैं। लेकिन आप सब एक बात ये ध्यान कर लीजिए कि जो जैसे हम श्वास लेते हैं तो ये भी पदार्थ है, खाना खा रहे हैं तो ये भी एक पदार्थ है, पानी पी रहे हैं तो ये भी पदार्थ है। ये जो इसके अंदर ये भरा गया है ये क्या है, ये बॉटल है, ये पानी इसमें भरा गया है यहाँ तक, ये हमारा पदार्थ है। ये बॉटल भी एक पदार्थ है, इसमें जो पानी भरा गया है ये भी पदार्थ है। यहाँ से इतना खाली है, इसके अंदर गैस भरा है वो भी एक पदार्थ है, यानी ये संपूर्ण एक पदार्थ है। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि जो हमारी सोच होती है, हमारी सोच का मतलब जैसे कि हम जो भी सोचते हैं फिर उसके बाद में हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे थिंक मन में चल रही है, ये सब हवा का चलना, लेकिन हवा चलना और पत्ते का हिलना ये सब हमारा पदार्थ नहीं है। तो साफ भाषा में आप समझ लीजिए कि पदार्थ की जो परिभाषा होती है, पदार्थ की परिभाषा ये होती है, हम लिख के आप सबको बता दे रहे हैं कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। तो पदार्थ हेडिंग डाल लीजिएगा और उसमें लिखिएगा कि पदार्थ वे होते हैं जो भी पदार्थ वो होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है। क्या होता है, जिनका द्रव्यमान होता है। पदार्थ वे वस्तु होंगे या वो चीज होगी जिसका द्रव्यमान होगा और फिर उसके बाद में और वो स्थान घेरेगा। क्या चीज है, स्थान घेरने की उसमें क्षमता होगी, स्थान घेरेगी। ठीक है, जैसे कि अब इससे हम जो लिख रहे हैं ये भी एक पदार्थ है, इसको कहीं अगर उठा के आप रख देंगे तो वो भी स्थान घेर लेगा, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ ये स्थान घेर लेगा। वैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, अगर ये इस एरिया में लगाया गया है तो ये द्रव्यमान भी इसका है, इसके केजी में इसका वेट होगा, और ये जो स्थान घेर रखा है इसने, ये जितना भी है सब कहने का मतलब है जितने आस पास में हमारे वस्तु हैं सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम सब जानते हैं पदार्थ कैसे बनता है। तो ये हम सबका कंफर्म हो गया पदार्थ क्या है। तो अब हम देख लेते हैं पदार्थ बनता कैसे है। तो पदार्थ जो हमारा बनता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। क्या चीज भैया, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। जैसे कि ये हमारा कोई पदार्थ हो गया तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कण होंगे, छोटे छोटे परमाणु होंगे, छोटे छोटे अणु होंगे, उसमें ये सबसे ऐसे ऐसे पूरे में ऐसे फिल रहेगा। ये हमारे पदार्थ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें, चौक ले लीजिए।
चॉक में क्या होता है कि आप उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे पाउडर के टाइप के कण होते हैं, लेकिन पदार्थ इतने सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है कि जिसको हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। पदार्थ इतने छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और फिर उसके बाद में तो आप सबको क्या पता चल गया, परमाणु या कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये कण क्या होते हैं, एक तो परमाणु होता है और एक हमारा अणु होता है। ये दो चीजों से मिलकर हमारे पदार्थ का निर्माण होता है। और फिर आ जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। तो जैसे कि आप सब यही देख लीजिए, कहा जाता है कि पदार्थ के बीच में कणों के में स्थान होता है। तो जैसे हमारा एक ये क्या हो गया, ये हमारा ठोस हो गया। ठोस में ये जिसमें जो पदार्थ में जो कण होंगे उसमें स्थान जो होगा बहुत कम होगा। इनके बीच के जो ये दोनों क्षमता होगी, इसमें बहुत कम ही स्थान पाया जाएगा। कणों के बीच में जो जैसे दो कण हो गए, ये दोनों कण हो गए, तो इनके बीच के जो कणों होंगे उनके बीच के जो स्थान होगा बहुत कम होगा। लेकिन द्रव की बात की जाए, एक हो गया ठोस और एक हो गया द्रव। तो द्रव में क्या होगा, उसमें इसकी ठोस की अपेक्षा इसमें कणों के बीच में जो स्थान है, जो स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन आप गैस की बात जब कर लेते हैं तो गैस में इसके कणों के स्थान पे ऐसे ऐसे इतने दूर दूर मतलब होंगे, एक अनुमान लगाया जाता है कितने होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि सबसे कम किसमें होगा स्थान, कणों के बीच में सबसे कम स्थान ठोस का होगा, फिर उसके बाद में द्रव का होगा, और सबसे कम ठोस मतलब सबसे कम स्थान जो अणुओं के बीच में होगा वो गैस में होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब फिर से आप दूसरा हम क्या देखते हैं कि जैसे कि एक प्रैक्टिकल के नुमा हम आपसे एक समझ लेते हैं इसके बारे में। तो हम प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, एक हम बीकर लेते हैं, ठीक है, एक हम बीकर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक बीकर हो गया। इस बीकर में हम क्या करते हैं, 100 ग्राम मतलब 100 ml, ग्राम नहीं सॉरी 100 ml इसमें हम पानी लेते हैं। क्या चीज भैया, 100 ml हम इसमें पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं, 50 ग्राम चीनी लेते हैं। 50 ग्राम चीनी लेते हैं। जब हम 50 ग्राम चीनी लेते हैं और इसमें मिक्स करते हैं, इसमें जब हम मिक्स करेंगे और एक क्षण की सहायता से हम इसको जब हिलाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो होता है, ये हमारा जो विलयन तैयार होता है, ये मिक्स हो जाता है। पानी और चीनी दोनों मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हमें जो मिक्सचर तैयार मिलता है उसमें हम कभी भी चीनी के अणु का पता नहीं लगा सकते। आप कभी भी इसको प्रैक्टिकली घर पे करिएगा और देखिएगा, जब इसको घोल देते हैं तो उसमें हम कभी भी दिखाई नहीं पड़ता कि हमारा चीनी का अणु गया कहाँ। और जब हम घोल के देखते हैं तो इसका जो ये है कि जो 100 ml पानी है, ये 100 ml से 1% ऊपर नहीं गया, 1 भी ml ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि जो आपको अभी हमने बताया है कि द्रव के बीच के अणुओं में जो अणु होते हैं उनके बीच में जो स्थान होता है उसमें चीनी जाके एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये विलयन तैयार होता है वो चीनी का मीठा हो जाता है और इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और मीठा भी हो जाता है। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि उसमें हमको दिखाई नहीं पड़ता है चीनियाँ। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें गतिशील जो पदार्थ होते हैं उनमें अणु तो पाए जाते हैं, लेकिन उसमें गति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। अगर पाई भी जाती है तो कौन सी गति पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ में अंतः मिश्रित यानी इंटरमिक्सिंग पाए जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान समावेश के कारण होता है। तो हमने बताया कि जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्थान पाया जाता है, जिसकी वजह से अब चीनी वाला हमने प्रैक्टिकल करके बताया, उसमें द्रव के अणुओं के बीच में कुछ स्थान पाया गया, तभी तो उसमें चीनी जाके एडजस्ट होकर और उस विलयन को तैयार किया। तो वही चीज इसमें है। तो कहने का ये मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक। अब आता है विसरण। तो विसरण को हम समझ लेते हैं। विसरण क्या होता है, इसको लिखिएगा हेडिंग डाल के, विसरण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के कणों को अंतः मिश्रित करना ही या होना ही विसरण कहलाता है।
दो या दो से अधिक पदार्थों के अंतः मिश्रण यानी इंटरमिक्सिंग को ही होना ही विसरण कहलाता है। जैसे कि अब विसरण किस किस में होता है? विसरण तीनों में होगा, ठोस, द्रव, गैस। विसरण इन तीनों अवस्थाओं में होगा, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में विसरण की जो क्षमता होगी वो किसी में कम होगी तो किसी में ज्यादा होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं कि किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगा। तो विसरण जो होगा वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किस में पढ़ेंगे भैया? सबसे पहले हम गैस में पढ़ते हैं। विसरण का मतलब आप सब समझ रहे हैं, गैसों में पढ़ते हैं विसरण। तो विसरण का मतलब होता है फैलना। घनत्व तो जितना ज्यादा होगा, एक बात नोट करके आप लिख लीजिए कि घनत्व तो जितना ज्यादा होगा विसरण की क्षमता उतनी कम होगी। तो गैस में घनत्व तो कितना? 0 होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लेते हैं, आप पूजा करते हैं तो पूजा करने में आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। अगरबत्ती आप जलाते हैं तो कुछ ही समय बाद आप देखते हैं कि वो पूरे कमरे को, आपके पूरे कमरे, आपके पूरे घर को बहुत ही सुगंधित वातावरण का हो जाता है। इससे हमको क्या पता चलता है? हमें इससे ये पता चलता है कि जो विसरण है वो विसरण की वजह से फैलाव ही हुआ है, तभी तो हम उसके वातावरण सुगंधित हो रहा है हमारा। तो गैसों में जो विसरण क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। और ये बात ध्यान कर लीजिए कि जो पदार्थ में कण होते हैं अगर उनको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर उनमें गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देखिए इत्र जो होता है, इत्र आप कमरे में मारिए तो वो पूरे चारों तरफ कमरे में फैल जाता है। और उसकी अपेक्षा में अगर अगरबत्ती जला दें तो उस अगरबत्ती जब आप जलाएंगे तो गर्म रहेगा, गर्म होने की वजह से उसमें जो विसरण की क्षमता होगी और अधिक हो जाएगी, मतलब इत्र की अपेक्षा अगरबत्ती जल्द ही पूरे चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे एलपीजी गैस हुआ जो हम आप घरों में खाना बनाने में यूज करते हैं, ये सब इसकी भी आप बहुत जल्दी जैसे कि लीकेज होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो विसरण क्षमता होती है वो गैसों में बहुत अधिक पाई जाती है। और ये बात नोट में लिख लीजिएगा याद से कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आइए हम द्रव का विसरण पढ़ते हैं। गैस का हो गया, अब हम द्रव का पढ़ते हैं। द्रव में विसरण, तो द्रव में हम जब विसरण पढ़ते हैं तो चूंकि द्रव के कणों की अपेक्षा जो ये गैस है, हमने क्या कहा कि द्रव का गैस का घनत्व तो कम होता है, इसलिए इसमें विसरण क्षमता ज्यादा होती है। तो इसमें कहा जा सकता है गैसों की अपेक्षा द्रव में विसरण थोड़ा स्लो होता है। क्या भैया? थोड़ा स्लो होता है। किसकी अपेक्षा? गैसों की अपेक्षा। तो गैसों की अपेक्षा इसमें स्लो होता है, इसलिए द्रव गैस की अपेक्षा कम विसरित होते हैं। द्रव के विसरण दर उसके घनत्व पर निर्भर करती है। हमने आपको भी क्या बताया है कि घनत्व बहुत ही डिपेंड करता है विसरित में, क्योंकि गैस के जो घनत्व थे वो कम थे, इसलिए गैस जल्दी से विसरित हो रहा था, जल्दी से डिफ्यूजन हो रहा था उसका। अब उसकी अपेक्षा में द्रव का कम डिफ्यूजन हो रहा है, कम विसरित हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई आप द्रव में पानी ही ले लीजिए। पानी जब आप देखिए, पानी आप जब जैसे ले लिए आप पानी लेते हैं तो ये आप जैसे एक गिलास पानी ले लिया, पूरे फर्श पे आप डालेंगे तो धीरे धीरे वो विसरित होगा। लेकिन आप बर्फ लेते हैं, बर्फ को एक बैग ऐसे डालेंगे तो वो विसरित होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ठोस। इसी में हम ठोस की भी चर्चा कर लेते हैं। ठोस में विसरण, इसका घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि इसके जो पार्टिकल पाए जाते हैं पानी के वो द्रव में खुले रहते हैं, जिसकी वजह से वो विसरित ज्यादा जल्दी से हो जाता है। लेकिन ठोस का क्या होता है? ठोस में हम आपका पानी की जगह पे बर्फ ले लेंगे तो बर्फ क्या होगा हमारा, वो जल्दी विसरित होगा नहीं, क्योंकि वो गलेगा तब जाके विसरित होगा। गल के जब वो पानी बनेगा तभी तो वो विसरित होगा, और हमारा पानी ऑलरेडी लिक्विड है तो उसको जब हम फर्श पे डालेंगे, चलो। तो हम आप सबको बता रहे थे कि सबसे कम इसमें ठोस में विसरण होता है। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, गैस ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद में द्रव, और फिर ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे ठोस। तो हमें क्या निष्कर्ष निकला कि सबसे ज्यादा जो विसरण क्षमता होती है या विसरण होने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा गैस में होती है, और गैस की अपेक्षा द्रव में थोड़ी कम होती है, और द्रव की अपेक्षा ठोस में यानी सबसे कम विसरण करने की क्षमता ठोस में होती है। तो हमारा, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक हम प्रैक्टिकली और आपको समझा देते हैं कि
हमने ये बात कहा था आपसे कि जो कण पाए जाते हैं वो तापमान उनकी अगर हम बढ़ा दे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आइए हम एक गिलास में क्या ले लेते हैं, मतलब एक बीकर लेते हैं और इसमें ये ठंडा पानी लेते हैं। क्या ये ठंडा पानी लेते हैं यानी नॉर्मल पानी, और एक लेते हैं हम बीकर, इसमें हम गर्म पानी लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, गर्म पानी लेते हैं। गर्म पानी जब लेते हैं और इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 मिलाते हैं। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और इन दोनों पानी में मिलाते हैं। तो जो गर्म वाला पानी है इसमें इस ठंडे वाले पानी की अपेक्षा जल्दी से ये विलेन जो है ये तैयार होकर किस कलर का, बैगनी यानी पर्पल कलर का हो जाता है। पर्पल कलर का हो जाता है। और ये जो ठंडा वाला पानी है इसकी अपेक्षा थोड़ी देर में जाके पर्पल कलर यानी विलेन तैयार करता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप मतलब तापमान बढ़ाते हैं तो इसमें जो विलेन बनने की क्षमता है वो जल्दी बढ़ जाती है। यानी कहने का यही सीधा मतलब है कि अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो कणों में जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं दूसरा कुछ। तो अब इसके बाद में क्या है, विसरण दर को प्रभावित करने वाले कारण। जो विसरण दर को यानी विसरण दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, करने वाले कारक। तो सबसे नंबर पहले पे आता है भौतिक अवस्था। ठोस धीरे धीरे सबसे पहले हमारा क्या आता है, भौतिक अवस्था। हमने अभी आपको क्या बताया, भौतिक अवस्था कैसे होगा ये। तो भौतिक अवस्था में हमने कहा था आपसे कि अगर द्रव होगा तो हमारा जल्दी से उसका विसरण हो जाएगा, लेकिन अगर वो बर्फ बन के आप उसका विसरण करेंगे तो आप जैसे ठोस रहेगा, ठोस में क्या रहेगा, वो बर्फ रहेगा। तो बर्फ जब गलेगा तभी तो जाके वो पानी बनेगा, तभी तो उसका विसरण होगा। लेकिन अगर वो द्रव रहेगा तो वो जल्दी से विसरित हो जाएगा। तो सबसे पहले डिफेक्ट क्या करता है कि भौतिक अवस्था में तो ठोस अगर रहेगा तो कम विसरण करेगा, अगर द्रव रहेगा तो जल्दी, और गैस रहेगा तो उससे भी ज्यादा विसरण करेगा वो। और दूसरा आता है तापक्रम। तापक्रम के बारे में भी, तापक्रम। और फिर उसके बाद में आता हमारा तीसरे नंबर पे घनत्व। तो तापक्रम पे भी हमने आपको समझा दिया कि घनत्व अगर ज्यादा रहेगा, तापक्रम अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो अणु होते हैं उनके बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे विसरण अत्यधिक जल्दी हो जाता है। हमने आपको अगरबत्ती का भी एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद में एक विलेन में KMnO4 मिला के भी उसको भी आपको मैंने समझाया। और पदार्थ का घनत्व जितना कम होगा, हमने क्या कहा, घनत्व जिसका घनत्व कम होगा उसकी विसरण क्षमता अत्यधिक होगी। ठीक है पदार्थ। और फिर अब आ जाता है कि पदार्थ जो होते हैं वो उनके कण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे कि आप पदार्थ के जड़ मतलब पदार्थ के जो कण हैं वो अंतःकरणीय बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनमें एक फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स का नाम है अंतःकरणीय बल। उसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है। तो और ठोस, अब बात कर लेते हैं ठोस द्रव गैस। तो ठोस का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। तो अगर आकर्षण बल दोनों में बहुत ही मजबूत रहेगा, कहने का मतलब बहुत पास में रहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, तो उसका आयतन निश्चित होगा। वैसे ही आयतन ठोस की हमने बात की, दोनों निश्चित होता है आयतन, और फिर उसके बाद में आकृति दोनों निश्चित होती है। अगर द्रव की बात की जाए तो उसका आयतन निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उनके अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। और गैस की बात की जाए तो उसमें ना ही उसमें आयतन निश्चित होता है और ना ही उसकी आकृति निश्चित होती है। जिसमें आप ढालोगे उसमें गैस और द्रव दोनों ढल जाएंगे, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। उदाहरण में हम ले लेते हैं कि एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, एक हम चाक का टुकड़ा लेते हैं और एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं। चौक के टुकड़े को हम उसको हथौड़ी से फोड़ते हैं, तो हथौड़ी से जब हम फोड़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे
कण पाएंगे उसको बहुत ही आसानी से हम चाहेंगे तो तोड़ देंगे। लेकिन अगर बर्फ के टुकड़े की बात की जाए तो उसमें हमें बहुत ही अधिक बल लगा के उस पर चोट लगानी होगी, तब वो जाके टूटेगा। लेकिन अगर हम कील लेते हैं, लोहे की एक कील लेते हैं और उसको भी अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो लोहे की कील नहीं तोड़ेगी। तो इसका कहने का ये साफ साफ मतलब है कि जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल जिसमें कम होगा उसको आप बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो चाक में हमारा अट्रैक्शन जो फोर्स था वो कम था और बर्फ में अट्रैक्शन फोर्स चाक की अपेक्षा थोड़ी अधिक थी, इसलिए उसको तोड़ने में थोड़ा अधिक बल लगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन कील पे हम कितना भी बल लगा ले लेकिन वो नहीं टूटा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स चाक और मतलब ये बर्फ की अपेक्षा में कील में बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, तो ये आप सबको पता चल गई होगी। और पदार्थ के कणों की विशेषता हम आप सबको पढ़ के एक बार बता देते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो कि हमने आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया। और दूसरी विशेषता क्या होती है, इस सबको आप लिख लीजिए नोट बना के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं या इससे आपके परीक्षा में जुड़े हुए सवाल भी आएंगे। ये मेन टॉपिक है इसका, ये हमारा बेसिक है। आप हमसे जुड़े रहिए, बेसिक से हम आपको 0 to हीरो लेवल तक पढ़ाते जाएंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आप सबको मिलेगा। तो हम क्या बता रहे थे, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और पदार्थ के कणों का द्रव्यमान होता है जो रिक्त स्थान होता है। हमने आपको बताया कि कोई पदार्थ का कण होगा, उसके बीच उसका द्रव्यमान होगा और उसके बीच के कणों में स्थान भी पाया जाएगा। और तीसरा क्या होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। हमने ये भी बताया उसमें गतिज ऊर्जा मतलब गतिज भी पाया जाता होगा, हमेशा गतिशील रहते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि पदार्थ कण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन आकर्षित होके बंधे रहते हैं। क्या आकर्षित होके बंधे रहते हैं। हमने एक एग्जांपल में आपको बताया चाक और बर्फ और कील, ये तीनों लेके हमने आपको समझाया। मैं आशा करता हूँ ये सब वीडियो जो मैंने आपको वीडियो में बातें बताई है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी बचा हो, आपके कोई भी डाउट है आपके मन में, तो हमें जरूर उसको शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखिए। मैं उस पर भी आपको वीडियो जब स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग में उस पर भी चर्चा कर लूंगा जरूर। तो अगर ये वीडियो आप सबको समझ में आई हो तो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये। और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आप सबको क्या पढ़ाएंगे, पदार्थ की अवस्था, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है भैया, स्टेट ऑफ मैटर। तो आप देखिएगा, इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको भी आप सब देखिएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि इससे जुड़ी हुई वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी ही पहुंच सके। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।